नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल डेडिकेट चैनल है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उसके उसी क्रम में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं। पूरी आप जो है वीकली आपके प्रश्नोत्तरी मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं, सेल्फ वेरीफाई करके आरपीएससी सेक्शन में जाके यहाँ पर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले जो टेस्ट है वो आपको मिल सकें। इसके अलावा प्लस पे क्लिक करके आप 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में प्लान ले सकते हैं। विष्णु वन कोड का आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में उद्योग। उद्योग के अंदर हमने देखी थी उद्योग की प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख संस्थाएं, रिको, आरएफसी, राजसिको, और हमने देखा था रूडा। उसके बाद उद्योग संवर्धन ब्यूरो, राजकुन, राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग, ये हमने संस्थाएं देखी थी। उसके बाद हमने देखा था सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद हमने देखा था हमारे ऊन उद्योग के बाद हमने देखा था चीनी उद्योग। फिर हमने देखा था सीमेंट उद्योग। फिर हमने देखा था जो हमारे नमक उद्योग है उसकी हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखा था हमारे कांच उद्योग के बारे में। फिर ग्रेनाइट उद्योग, उर्वरक उद्योग के बारे में हमने चर्चा करी। रेशम उद्योग, कागज उद्योग के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखा कि जो जोग्राफिकल इंडेक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, उसके बाद में हमने राजस्थान सरकार की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में स्टडी किया। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। आज हम इसके आगे कुछ देखते हैं। साथियों, जो उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विनिर्माण क्षेत्र के और एक सेवा क्षेत्र के। देखो क्या होता है, कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था एक माँ है और इसके तीन बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है क्या, कृषि क्षेत्र। क्या क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र के अंदर तो इतना इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, 10 करोड़ का या 20 करोड़ का या 5 करोड़ का। दूसरा बेटा होता है जिसका नाम है विनिर्माण। क्या नाम है, विनिर्माण, जिसके अंदर जो भी आपके कोई भी मैन्युफैक्चर होते हैं, ट्रैक्टर बनता है, हल बनता है, कुछ भी बनता है, वो विनिर्माण क्षेत्र में आता है। उसके बाद हमें आता है सेवा क्षेत्र, यानी आपके जो है मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए अगर साइंटिस्ट आता है तो वो आपके सर्विस सेक्टर हो गया। तो ये जो दो सेक्टर हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, मैं आपको जो है कुछ बता रहा हूँ, तो ये क्या है, सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सर्विस सेक्टर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन तीनों का योगदान होता है। तो इसमें विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग, इन दोनों की अलग अलग परिभाषा दे रखी है। क्या परिभाषा दे रखी है कि सूक्ष्म उद्योग का मतलब क्या होता है, लघु उद्योग का मतलब क्या होता है, मध्यम उद्योग का मतलब क्या होता है, और बड़े उद्योग का मतलब क्या होता है। यानी जो लार्ज इंडस्ट्री होती है, बड़े उद्योग होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें सूक्ष्म उद्योग की। तो साथ ही सूक्ष्म उद्योग का मतलब ये है कि अगर 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, और किस क्षेत्र में, अगर विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण का मतलब है अगर ये मेरे को पेन बनाना है तो इसके लिए मुझे कंपनी लगानी होगी, एक पूरी फैक्ट्री लगानी होगी। उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पेन का रिफिल बनेगा, कहीं पेन का जो है ये पूरा का पूरा कैप बनेगा, कहीं पेन का ऊपर वाला कवर बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से मेरे को पूरा रिफिल करना होगा इसको, तब जाके मेरा पूरा विनिर्माण होगा। तो विनिर्माण के लिए मुझे निवेश ज़्यादा चाहिए। अगर मैंने 25 लाख रुपए तक का निवेश किया है और किस क्षेत्र में, विनिर्माण वाले क्षेत्र में, तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अगर यही सर्विस सेक्टर की बात करूं, अगर सेवा क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। देखो, सर्विस सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं होती, और न ही आपको बहुत बड़े एरिया के अंदर कोई बहुत सारा आपको मटेरियल चाहिए होता है। सेवा सेक्टर क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि मैंने 10 लाख या 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अलग है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो कंपनी है। ठीक है ना, आप सर्विस लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसलिए 10 लाख रुपए तक का अगर सेवा क्षेत्र के अंदर उद्योग लगता है या इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। अगर 25 लाख रुपए तक का होता है तो विनिर्माण क्षेत्र में, तो उसे आपके सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। ऐसे ही बात करें स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग की अगर हम बात करें, तो अगर विनिर्माण क्षेत्र है यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे आप लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही बात करें मध्यम उद्योग,
तो मध्यम उद्योग में देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का है तो उसे मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम इंडस्ट्री यानी मध्यम उद्योग। किस क्षेत्र में? विनिर्माण क्षेत्र में, यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट लगाते हैं, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का करते हो तो उसे मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं। अगर मीडियम इंडस्ट्री आपके सेवा क्षेत्र में है तो ये उसकी शर्त है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो लघु उद्योग में आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछे कि वृहद उद्योग का क्या मतलब है विनिर्माण क्षेत्र में, तो ऑप्शन देगा वो आपको 5 करोड़ से ज़्यादा का निवेश, 10 करोड़ से ज़्यादा का निवेश, 25 लाख से ज़्यादा का निवेश या उपयुक्त सभी। तो देखो 10 करोड़ से अगर ज़्यादा का निवेश होता है, अगर वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो लार्जर इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अगर यही आपके इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए तक का होता है तो अगर ये सर्विस सेक्टर है तो यहाँ पर जो है ये वृहद उद्योग में आएगा, यानी बड़े उद्योग में आएगा। तो सीधी बात है, आपको क्या याद रखना है? 25 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से ज़्यादा। यानी याद आपको केवल 3 बातें रखनी है: 25 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 5 करोड़। ठीक है ना? ये विनिर्माण क्षेत्र हो गया और आपका सर्विस सेक्टर हो गया। ये आपकी जो है डेफिनेशंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये बिल्कुल पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? जो पारिवारिक व्यवसाय होता है। पारिवारिक व्यवसाय का मतलब है, मान लिया एक परिवार है जिसके अंदर एक उसके पिताजी है, उसकी माताजी है और 2 बच्चे हैं। अगर ये दोनों बच्चे जो है अपने माता पिता का जो भी कार्य है उसके अंदर हाथ बटाते हैं, कोई घर का ही काम है, उसके अंदर बाहर से मजदूर लाने की या बाहर से किसी एक्सपर्ट को लाने की, किसी विशेषज्ञ को लाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? वो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो ही उसके अंदर साथ देते हैं और काम करते हैं। तो उसे ही बोलते हैं पारिवारिक व्यवसाय और उसे ही हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? कुटीर व्यवसाय यानी कुटीर उद्योग। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपकी जो बुक्स है उसके अंदर पढ़ा होगा कि कुटीर उद्योग की चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो यही है वो आपके कुटीर उद्योग, जिसके अंदर केवल परिवार के जो लोग हैं वो ही उसके अंदर सहयोग करते हैं, यानी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इन्वेस्टमेंट इतना ही होता है 10-20 हज़ार रुपये का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नाम बड़ा चर्चा में रहा है इन दिनों में जिसका नाम है कोट जेवर। और कोट जेवर कहाँ पर है? आपके दूदू में है। और दूदू कहाँ पर है? जयपुर में। यानी कि आपका जयपुर शहर है और जयपुर से जब आप अजमेर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये नेशनल हाईवे 8 है। कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे 8। तो यहाँ पर आपका ये दूदू कस्बा है। ठीक है, इस दूदू कस्बे के अंदर ही एक गाँव है जिसका नाम है कोट जेवर। इसी दूदू कस्बे में एक गाँव है जिसका नाम क्या है? कोट जेवर। ये कोट जेवर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपके राजस्थान की बुक आती है राजस्थान सूजस के नाम से। ठीक है, और उसी बुक के अंदर इसके बारे में भी बताया गया है कि कोट जेवर जो है ये आपके दूदू के अंदर है। और ये किसके लिए फेमस है? ब्लू पॉटरी के लिए। किसके लिए फेमस है? ब्लू पॉटरी के लिए। आप जानते हो जयपुर किसके लिए फेमस है? ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोट जेवर गाँव में ब्लू पॉटरी के लिए एक क्या बनाया है? रूरल बिजनेस हब बनाया है। यानी ब्लू पॉटरी को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ गाँव के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक रूरल बिजनेस हब का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब देखो ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री है क्या? राजा मानसिंह के काल में ये एक फारस की कला है। कौन सी कला है? फारस की कला है। जयपुर में कौन से शासक के समय शुरू हुई? मानसिंह के काल में शुरू हुई। और किसकी कला है? ये एक फारस की कला है। ठीक है ना, यानी पर्सिया की कला है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है मेरे प्यारे साथी? कृपाल सिंह शेखावत उनका नाम है। तो देख लो, ये एक आपकी क्या है? पोर्ट है। और ये पोर्ट क्या था पहले? ये देखो, यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिख रहा है तो ये पोर्ट क्या था पहले? संगमरमर का पोर्ट था। किसका? संगमरमर का क्या था? ये पोर्ट था भाई। ठीक है, तो इस पोर्ट में क्या है? आपके ब्लू कलर से और व्हाइट कलर से क्या किया गया है? पेंटिंग किया गया है। तो इसे आप क्या बोलते हो? ब्लू पोट्री बोलते हो। समझ गए बात को? ब्लू पोट्री कोई और दूसरी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, यही आपकी ब्लू पोट्री है। ऐसे ही ध्यान रखना, लघु उद्योग की हम बात करें तो आपसे पूछे कि कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? कौन सी पोट्री? कि कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? तो साथियों आप बताना कि कागजी पोट्री आपकी अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? अलवर की। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि पोकरण पोट्री कहाँ की फेमस है? कौन सी पोट्री? पोकरण पोट्री कहाँ की फेमस है? तो साथ ही आप बताना कि आपकी जो पोकरण पोट्री है ये आपकी कहाँ की फेमस है? ये आपकी फेमस है जैसलमेर की। कहाँ की फेमस है भाई? जैसलमेर की आपकी पोकरण पोट्री फेमस है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे
कि ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है। कौन सी पॉटरी? ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? तो साथ ही आप बताना कि आपकी जो ब्लैक पॉटरी है ये आपकी कोटा की फेमस है। कहाँ की फेमस है? कोटा की। ब्लैक पॉटरी में कुछ नहीं है, ये जो संगमरमर का है इसमें ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये ब्लू पॉटरी है। तो वहाँ पर वो इसको ब्लैक कर देते हैं, इसलिए ब्लैक पॉटरी हो जाती है। तो ब्लैक पॉटरी आपकी कोटा की फेमस है, पोखरण पॉटरी आपकी जैसलमेर की फेमस है, और कागजी पॉटरी आपके अलवर की फेमस है। तो ध्यान रहिए, ये बातें, ये प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो इनसे कतई भी कोताही नहीं बरतनी है, इनको आप नोट डाउन करते हुए चलना है। तो साथ ही हमने देखा है सूक्ष्म उद्योग विनिर्माण में और सेवा क्षेत्र में, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग। उसके बाद हमने देखा कुटीर उद्योग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ब्लू पोट्री की क्या खास बात है, कागजी पोट्री, पोखरण पोट्री और ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है। अब हम बात करते हैं सूखा बंदरगाह। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सूखा बंदरगाह से क्या तात्पर्य है, तो साथ ही एक गांव है जिसका नाम है भौतड़ा गांव। क्या नाम है? भौतड़ा। ये एक विलेज है, भौतड़ा विलेज। ये कहाँ पर है? ये आपके सांचौर जिले में है, ठीक है ना, सॉरी सांचौर एरिया में है। और जिला कौन सा है? जालोर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब। किसे बोलते हैं? सांचौर को राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। तो इस जालोर जिले के अंदर भौतड़ा गांव में एक क्या बनाया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा कच्छ रण से लेकर आप अडानी समूह द्वारा भौतड़ा गांव से कच्छ के रण तक, यानी ये जालोर का भौतड़ा गांव है और ये कच्छ का रण है। तो आप यूँ देख सकते हो, ये भारत है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर ये कच्छ के रण तक क्या बनाया जा रहा है? एक 300 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जा रही है। क्या बनाएंगे? नहर बनाएंगे। और इस जालोर के भौतड़ा गांव में जो है एक सूखा बंदरगाह का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा? जितने भी राजस्थान के व्यक्ति हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने पूरे माल को कहाँ पर छोड़ देंगे? आपके जालोर सांचौर में छोड़ देंगे। तो वहाँ से उस नहर के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? जल्दी ही कांडला बंदरगाह के पास पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमारे माल को निर्यात करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अभी तक ये प्रोजेक्ट है, ये बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। तो राजस्थान में ये सूखा बंदरगाह अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो कौन सा गांव है? भौतड़ा गांव है। कौन सा जिला है? जालोर जिला है। कौन बना रहा है? अडानी समूह बना रहा है। और इसका संबंध किससे है? आपके अरब सागर से है या फिर कच्छ के रण से है। कितने किलोमीटर लंबी नहर बनेगी? तो 300 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। उसके बाद में हम देखेंगे साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है DMIC। DMIC का मतलब क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका नाम देखिए पहले आप, इसका नाम याद रखना। इसके नाम को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है ना। नाम ही क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है? आर्थिक गलियारा या औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा। तो मेरे प्यारे साथी, ये क्या है? इसके बारे में प्रश्न आता ही आता है, 100% है, कोई दो राय नहीं। तो देखो, आपको यहाँ पर एक जो है ये नेशनल हाईवे दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो DMIC है, ये कौन से नेशनल हाईवे के पास में है? ये नेशनल हाईवे 8 के पास में है। कौन किसके पास में है? नेशनल हाईवे 8 के समानांतर है, ठीक है। तो देखो, ये कहाँ से कहाँ तक है? आपके दिल्ली से लेकर, देखो दिल्ली होते हुए, यानी वैसे तो ये उत्तर प्रदेश से भी टच कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये दिल्ली होते हुए, उसके बाद में ये आपके राजस्थान होते हुए, और इसके बीच में हरियाणा होते हुए, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान होते हुए ये आपके गुजरात में एंटर करता है। और गुजरात के बाद में ये कहाँ एंटर करता है? आपके महाराष्ट्र में एंटर करता है। तो इन जिलों से आपके ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जो है इन राज्यों से गुजरता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कौन सा गलियारा है ये? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी इसका उद्देश्य खुद ही स्वयं में ही ये उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास करना। किसका विकास करना? औद्योगिक विकास करना इसका क्या है? उद्देश्य है भाई, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपकी जो मान लिया ये आपके कॉरिडोर है, ठीक है ना, ये आपके नेशनल हाईवे 8 है। अब इस नेशनल हाईवे 8 के दोनों तरफ, यानी इस तरफ और इस तरफ, ये जो एरिया है, जो मैं आपको यहाँ पर डॉट करके बता रहा हूँ, ये जो पूरी पट्टी है, इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। कितनी चौड़ाई है? 150 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है भाई, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो आपको ये हाईवे दिखाई दे रहा है, ये तो आपकी क्या है? नेशनल हाईवे है 8, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये DMIC कॉरिडोर है। अब इसके दोनों तरफ आपको देखो, ये जो है एक शेडो पिंक कलर में कुछ आपको एरिया दिखाई दे रहा है। ये एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया आपके DMIC कॉरिडोर के अंदर शामिल होगा भैया। पूरा का पूरा एरिया किस में शामिल होगा? DMIC कॉरिडोर के अंदर शामिल होगा।
तो आप बोलोगे साहब ऐसे कैसे? भाई ये 150 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? नेशनल हाईवे 8 फैला हुआ नहीं है। जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जो औद्योगिक गलियारा बनेगा, ये फैला हुआ है आपके इस पूरी की पूरी एरिया में 150 किलोमीटर की चौड़ाई में। बात समझ गए? अब देखो, ये जब पूरा 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है तो इस चौड़ाई में क्या बनेगा? तो साथ ही इस चौड़ाई के अंदर सबसे पहले बनेंगे निवेश क्षेत्र। क्या बनेंगे? निवेश क्षेत्र बनेंगे, ठीक है ना। और क्या बनेंगे? और आपके बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। क्या बनेंगे? औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, ठीक है ना। यानी निवेश क्षेत्र बनेंगे और औद्योगिक जोन बनेंगे। इसके अलावा क्या बनेगी? इसके अलावा विज्ञान सिटी। क्या बनेगी? विज्ञान सिटी, यानी साइंस सिटी का निर्माण करेंगे। इसके अलावा क्या बनेंगी? स्मार्ट सिटी, यानी स्मार्ट सिटी का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा किसका निर्माण करेंगे? सेज का नाम सुना आपने? है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस सेज का निर्माण करेंगे। यानी मुख्य रूप से यह है कि इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी। और ये आर्थिक जो गतिविधियां हैं अगर ये बढ़ेगी तो आप देखो ये लगभग पूरे के पूरे आपके मध्य और पश्चिमी भारत को कवर कर रहा है, ठीक है। इतने बड़े एरिया में जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री का विस्तार हो जाएगा तो ये चूंकि ये देखो ये आपके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भी पास में भी है और आपके जो मुंबई वाला बंदरगाह है, जो कांडला बंदरगाह है आपके कहाँ पे? गुजरात में, इसके भी पास में है। तो ये दोनों बंदरगाहों के पास में होने की वजह से पूरा का पूरा जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो यहीं से होने वाला है। और ये जब पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा तो यूँ मान के चलिए आप 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? लाभ होगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बात समझ रहे हैं आप? और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 8 को कवर करता हुआ आपके दिल्ली से होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए आगे क्रॉस होता है। और आप देखो इतना ही नहीं, ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है। अलवर के अंदर देखो आप भिवाड़ी है, ठीक है ना। अलवर का नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है, कितना विकसित एरिया है। अगर यहाँ से कोई अगर माल आपको इंपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल डीएमआईसी कॉरिडोर के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद में देखो आप दूसरा जिला आपके जयपुर आता है। और जयपुर ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आपके अलवर में है और सबसे ज़्यादा पंजीकृत फैक्ट्रियाँ आपके जयपुर में है। उसके बाद में आप चलते हो आगे, अजमेर आता है। अजमेर के अंदर भी बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रियल आपके रीजन है पूरा का पूरा। ब्यावर वाला पूरा रीजन जो आपके इंडस्ट्रियल वाला क्षेत्र है तो वो ब्यावर वाला रीजन भी आपके इसी क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद में आता है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को आप जानते ही हैं। भीलवाड़ा पूरा का पूरा क्या है? आपके टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान का मानचेस्टर है, ठीक है ना। पूरा का पूरा टेक्सटाइल सिटी है आपके भीलवाड़ा के अंदर। तो वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर आपके चित्तौड़गढ़ आता है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ किसके लिए फेमस है? आपके सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में आपके उदयपुर आता है, ठीक है ना। और उदयपुर पे भी क्या है? आपके खान खनन के लिए फेमस है, यानी माइंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर खनिज पदार्थ का जो है केवल वहाँ से निकालो और सीधा आपके डीएमआईसी कॉरिडोर के माध्यम से मुंबई बंदरगाह पे या फिर आपके गुजरात वाले बंदरगाह पे लाओ और उन्हें क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को क्या देने वाला है? रोजगार देने वाला है। तो ये है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने इसके विकास के लिए डीएमआईसी विभाग की स्थापना करी है। किसकी स्थापना करी है? डीएमआईसी विभाग की स्थापना करी है राजस्थान सरकार ने इसके लिए। तो देखो कितना महत्वपूर्ण है ये, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएमआईसी विभाग ने किसकी स्थापना करी है? किसने स्थापना करी है? इसकी राजस्थान सरकार ने। क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है वो 1483 यानी 1483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1483 किलोमीटर। और आपके आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे है आपकी राजस्थान सरकार की, उसमें लिखा हुआ है कि इस पूरे के पूरे एरिया का लगभग 39% जो एरिया है वो आपके राजस्थान से क्रॉस होता है। तो देखो राजस्थान के लिए तो कितना फायदेमंद चीज़ है ये डीएमआईसी कॉरिडोर, इसीलिए आपको पढ़ाना पड़ता है इसको। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके औद्योगिक विकास के लिए। उसके बाद देखते हैं इसकी कुछ फैक्चुअल बातें हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ये जो परियोजना है ये 90 बिलियन यूएस डॉलर की परियोजना है। देखो 90 बिलियन यूएस डॉलर, यानी यूएसए के जो 90 बिलियन डॉलर है, इतना रुपया खर्च होगा इस परियोजना को बनाने में। तो देखो छोटी परियोजना तो है नहीं। अब देखो डीएमआईसी को बनाने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? आपके जापान सहयोग कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डीएमआईसी को बनाने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? आपके जापान।
जो है आपके यहाँ पे पैसा लगा रहा है और वो इसको डेवलप करने के अंदर सहयोग कर रहा है, क्योंकि जापान जो है आपके राजस्थान में और पूरे भारत सरकार के साथ में अच्छे संबंध रखता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इसलिए जापान जो है इसका क्या कर रहा है, इसके अंदर भागीदारी निभा रहा है। देखो दिल्ली से मुंबई तक इसकी लंबाई कितनी है, 1483 किलोमीटर है, ठीक है ना, जिसमें से लगभग 39% भाग कहाँ पर है, आपके राजस्थान से गुजरता है। इसलिए राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और राजस्थान के जो उद्योग हैं उनमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे देखो इसका जो 150 किलोमीटर वाला एरिया है वो आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद देखो राजस्थान, उसके बाद देखो मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, इतने क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। यानी जो मुख्य आपके नेशनल हाईवे 8 है वो तो आपके दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक है, ठीक है। लेकिन ये कुछ इसका जो एरिया है यूपी, मध्य प्रदेश, इनको भी कवर करता है। ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई की जो पट्टी है ना, 150 किलोमीटर जो चौड़ाई की पट्टी है, ये पूरा का पूरा ये एरिया कवर करती है, ठीक है ना। इसलिए इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोला गया है कि औद्योगिक क्षेत्र है भैया ये, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का। देखो इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर क्या बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, जिसमें औद्योगिक पार्क बनेंगे, सेज यानी आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये बनेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, साइंस सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, ये सब इसके अंदर डेवलप किया जाएगा। अब आप ही बताओ, जब इतनी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आपकी बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी और आपके देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आपको पता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया हमने, मेक इन इंडिया 2015 में, ठीक है ना, यानी भारत के अंदर बनने वाले। अभी जब आप कोरोना काल था तो भारतीय यशस्वी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी लोकल फॉर वोकल, ठीक है ना, वोकल फॉर लोकल, यानी हम जो लोकल चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दें, हम उनका यूज करें। और वोकल का मतलब है उनका यूज ही नहीं करें, हम उनका प्रचार भी करें, बताएं लोगों को कि आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो लोकल फॉर वोकल, ये लोकल का हम यूज करें और साथ ही लोगों को भी बताएं, उसका प्रचार भी करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DMIC कॉरिडोर। इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो DMIC राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने DMIC के लिए एक डिपार्टमेंट, अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन किया है कि भाई DMIC डिपार्टमेंट ओपन कर दिया और ये जो डिपार्टमेंट है यही इसकी देखरेख करेगा। इसके अंदर हमने 2 क्या बनाए, इन्वेस्टमेंट जोन, और 3 क्या बनाए, औद्योगिक क्षेत्र। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। तो निवेश जोन जो 2 है उसमें से नंबर 1 कहाँ पर है आपके, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा। यानी मान लिया ये राजस्थान है तो ये जो अलवर वाला एरिया है यहाँ पर क्या बनेगा, आपके खुसखेड़ा, भिवाड़ी, ये नीमराणा वाला एरिया, ये क्या है, आपके निवेश जोन है। ध्यान रखना, वो पूछ सकता है आपको एग्जाम वाला कि निवेश जोन कहाँ पर है और औद्योगिक जोन कहाँ पर है, तो ये निवेश जोन है। दूसरा निवेश जोन आपके कहाँ बन रहा है, दूसरा निवेश जोन आपके बन रहा है अजमेर किशनगढ़ वाले क्षेत्र में। यानी अजमेर जो किशनगढ़ वाला एरिया है, किशनगढ़ आप जानते हो, किशनगढ़ जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रेनाइट की मंडी है और सबसे बड़ी आपके संगमरमर की मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में है, ठीक है ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यानी निवेश जोन बनेंगे 2, एक तो कहाँ पर बनेगा, अलवर वाले क्षेत्र में, और एक कहाँ पर बनेगा, आपके अजमेर वाले क्षेत्र में। तो ये 2 क्या बन गए, आपके निवेश क्षेत्र बन गए। और इसमें 3 क्या है, आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहला कौन सा है, देखो ये जो खुसखेड़ा और आपके जो अजमेर वाला निवेश क्षेत्र है, इसके बीच में यहाँ पर आपके क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र। और ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, आपके जयपुर दौसा वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, जयपुर और दौसा वाला एरिया है। ये जो जयपुर दौसा वाला एरिया है ये आपके औद्योगिक क्षेत्र को कवर करता है, पहला। जो दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर बनेगा, राजसमंद, भीलवाड़ा में। यानी भीलवाड़ा देखो टेक्सटाइल सिटी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर दूसरा आपके क्या बन रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र जो है ये कहाँ पर बन रहा है, आपके राजसमंद, भीलवाड़ा में। राजसमंद, भीलवाड़ा के अंदर ये आपके क्या है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। इसके अलावा नंबर 3 जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है मेरे प्यारे साथी आपके कहाँ पर, जोधपुर, पाली, मारवाड़। यानी ये जोधपुर वाला जो रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके एक और औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और उस औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है, जोधपुर। जोधपुर और पाली, पाली आप जानते हो, पाली का जो सुमेरपुर वाला क्षेत्र है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। और जो मारवाड़ का एक बहुत बड़ा एरिया है जो आपके औद्योगिक जोन में डेवलप हो रहा है। अब आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान तो वैसे ही रिफाइनरी के कारण चर्चा में है। 43,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे रिफाइनरी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर क्या होगा, आपके राजस्थान का डेवलपमेंट करने की पूरी प्रक्रियाएं हैं ये,
ठीक है, जिसके अंदर आपके 2 निवेश जोन होंगे और 3 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। ये डीएमआईसी विभाग की बात है भाई, ठीक है ना। तो ये था आपके डीएमआईसी विभाग। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़े के बिना, यानी इसकी स्टडी करे बिना या इसको बताए बिना आपका उद्योग जो है पूरा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो। तो ये है डीएमआईसी कॉरिडोर। तो ध्यान रखना, नेशनल हाईवे 8 के साथ साथ गुजरता है डीएमआईसी कॉरिडोर जो है अरावली माउंटेन। तो देखो आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके अरावली है, ठीक है ना। इस अरावली माउंटेन के सहारे सहारे गुजरता है। तो क्वेश्चन आ सकता है अरावली के पूर्व के अंदर जो है कौन सा कॉरिडोर है, तो डीएमआईसी कॉरिडोर है, ठीक है। कितना किलोमीटर की लंबाई है, 1483 किलोमीटर, यानी 1483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 39% कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। कितनी चौड़ाई में पट्टी बनेगी, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की चौड़ाई में क्या बनेगी, आपकी पट्टी बनने वाली है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ से गुजरता है राजस्थान में, अलवर से, जयपुर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से और उदयपुर से क्रॉस होता है। अब ये जो पूरे के पूरे शहर हैं, ये सारे के सारे शहर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। तो ये था डीएमआईसी कॉरिडोर और उद्योग का कुछ भाग। इसके अलावा उद्योग के कुछ भाग और हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सब ने इसको देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसका नोट्स बनाइए वाइट पेज के ऊपर, जिससे आपको ये आसानी से याद होते रहें, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।